मुख्य खबर की ओर चलते हैं। जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे और उनके कार्यकाल को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ रही है। इनमें से एक देश ईरान भी है। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का रुख काफी कड़ा रहा है। इस सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में कहा है कि प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले में ईरान का किसी तरह का हाथ नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने में महज चंद दिन रह गए हैं और ईरान की सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं उनके पिछले कार्यकाल की तरह ही इस बार भी उसे ट्रंप की नाराजगियों का बोझ न उठाना पड़े। सीरिया में बशर अल असद शासन के अंत और हिजबुल्लाह और हमास के बड़े नुकसान के बाद ईरान की क्षेत्र में पकड़ कमजोर हुई है। ट्रंप की सीरिया के मामलों में दिलचस्पी न दिखाने के बाद मध्य पूर्व के विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो सीरिया से आगे कितनी दूर तक बढ़ सकते हैं। क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा? पिछले साल एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान को बहुत सफल होता देखना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब उसके पास परमाणु हथियार न हो। इसके लिए 3 संभावनाएं उभरती हैं। पहले ये कि ईरान का परमाणु, प्रॉक्सी, बैलिस्टिक मिसाइल समेत तमाम मुद्दों पर पश्चिमी देशों के साथ व्यापक समझौता हो। दूसरा ये कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई सहमति बने या फिर उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को सैन्य हमले में नष्ट कर दिए जाएं। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर दोहराया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है और परमाणु हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के बदले ईरान से प्रतिबंध हटाने वाले 2015 के समझौते से पीछे हट गया था। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ये भी धमकी दे चुके हैं कि उसका सहयोगी इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। पेजेश्कियान ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले में ईरान के किसी तरह के हाथ होने को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, ईरान ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश नहीं रची। बता दें कि नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। ट्रंप ने भी कहा था कि इस साजिश के पीछे ईरान हो सकता है। पश्चिम एशिया के बदलते घटनाक्रम के बीच ईरान ने महीनों लंबे सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। ये अभ्यास परमाणु स्थलों के निकट किए जा रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि ईरान के राष्ट्रपति की ओर से एक साक्षात्कार में कहा गया है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश ईरान के द्वारा नहीं की गई। ये सफाई देने की क्या कुछ ज़रूरत है? हालांकि अमेरिका की ओर से भी इस तरह के आरोप वहाँ पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी ओर से लगाए गए थे, लेकिन ईरान की चिंता क्यों बढ़ रही है ट्रंप के आने से? चंद्रशेखर जी, जैसे कि हमें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दृष्टिकोण है रीजन के ऊपर वो बहुत साफ है। वो क्लियर कट सपोर्टर हैं इजराइल के। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो होल हार्टेड सपोर्ट देना चाहते हैं इजराइल को, अनक्वालिफाइड सपोर्ट। अगर अमेरिका की अनक्वालिफाइड सपोर्ट इजराइल को मिल रही है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल का दुश्मन इस वक्त ईरान है सबसे बड़ा। तो ईरान में तो नेचुरली ही बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि ट्रंप के आने के बाद क्या उसकी आड़ में इजराइल फिर उनसे कोई और हमला कर दे ईरान के ऊपर अनरिस्ट्रेंड। तो एक तरह से एक वॉर क्लाउड ज़्यादा सामने घने आते हैं, हो जाते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे 20 जनवरी से। तो एक तरह से ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और उसी वजह से बाकी का घटनाक्रम भी हुआ है। जिस तरह से बयान दिए गए हैं उनके जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है और जो सैन्य कार्रवाई जो हो रही है न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ, परमाणु प्लांट्स के ऊपर, तो एक तरह से हर पहलू पे डिफेंस के अगर नज़रिए से देखें उसके लिए भी ईरान तैयार हो रहा है। लेकिन उसके थर्ड एलिमेंट चंद्रशेखर जो आपने कहा वो इम्पोर्टेंट है कि एक की पर्सनल एक तरह से दुश्मनी तो नहीं बन रही, उसको खारिज करना चाहता है ईरान। इसीलिए वो बयान दिया गया कि ईरान का कोई हाथ नहीं था जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि अगर वो इस तरह की सोच है तो फिर वो राजनीति से छोड़ के एक पर्सनल लेवल पे चली जाती है जो ईरान नहीं चाहेगा कि वो हो।
अतुल जी, इस सब के बीच हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान ईरान को लेकर के किस तरह का रवैया देखा गया था? चंद्रशेखर जी, वो भी उस कार्यकाल में भी एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया था डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में भी। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा गया था कि जो JCPOA, जो न्यूक्लियर डील जो हुई थी, जो ओबामा के टाइम पे हुई थी, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे ईरान के साथ, और भी बड़े देश, ग्रेट पावर्स उसके साथ जुड़ चुकी थी, तो उस समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही खारिज कर दिया था। तो एक तरह से जो एक स्टेबिलिटी थी रिलेशनशिप की वेस्ट और ईरान के बीच में, वो एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद चंद्रशेखर जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, वो था ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अल कुद्स कोर्स के जो कमांडर सुलेमानी थे। सुलेमानी की हत्या की गई थी अमेरिका ने। मुझे याद आ रहा है कि जनवरी 6, 2020 की अगर बात है, तो एक तरह से बहुत बड़ा सिंबॉलिक, एक तरह से वॉर हीरो रहे थे सुलेमानी ईरानियन पॉपुलेशन के लिए। तो एक तरह से उनके दोनों देशों में दरार सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सिर्फ उसमें जो परमाणु जो समझौता था, सिर्फ उसकी बात नहीं थी, लेकिन एक तरह से एक इमोशनल एलिमेंट आ गया था उसके अंदर। एक तरह से जो डिवाइड है अमेरिका और ईरान के बीच में, बहुत बढ़ गई थी 2020 से। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप अब जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं, तो एक तरह से वो भी उसको उस सोच को, उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने कहा था कि वो एक तरह से ईरान के साथ दोबारा से रिलेशनशिप रीवर्क करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि पास से जुड़े, एक नए सिरे से एक तरह से ईरान को एंगेजमेंट के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्तें बड़ी क्लियर उन्होंने रखी हैं। परमाणु एक तरह से कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब किसी भी सूरत में ना आए, उसका निष्कर्ष जो थॉट है उसके पीछे वो है। अतुल जी, इस सब के बीच आपके सामने ये भी सवाल रखना चाहेंगे कि ईरान की स्थिति अगर हम देखें तो वाकई हाल के दिनों में जिस तरह से हिजबुल्लाह का हाल हुआ है, हमास का हाल हुआ है, या उसके अलावा हूती का हाल हुआ है, और सीरिया में जो कुछ हुआ है, ईरान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन इस सब के बीच, क्योंकि अभी जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि सीज़ फायर, गाज़ा में सीज़ फायर को लेकर के बातचीत अंतिम चरण में है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, उसमें भी ट्रंप इफेक्ट मुझे सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से एक फाइनल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सीज फायर की तरफ जा रहा है, रेजोल्यूशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक सीज फायर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरह से हमास के लिए अल्टीमेटम आ गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि बहुत कड़ी कार्रवाई अब इजराइल हमास के ऊपर और भी करे, जो अब अनब्राइडल्ड एक तरह से यूज ऑफ फोर्स कर सकती है इजराइल हमास के अगेंस्ट। और जो नए डिफेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने US सेनेट में कल बहुत कड़ा रवैया अपनाया हमास के प्रति, मतलब इरेडिकेट हमास तक की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। तो एक तरह से दबाव हमास के ऊपर इस वक्त बहुत है कि एक तरह से ये सीज फायर डील हो जाए। मेरे को लगता है ट्रंप फैक्टर इसके पीछे है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू भी मिलने की उम्मीद है, वो उसी कारण हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते अपने लिए एक तरह से एक बैज ऑफ ऑनर चाह रही है कि भाई जाते जाते हमने इसको सीज फायर तो हमने करा ही दिया, तो वो भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो लेकिन वो मुझे लगता है माइनर फैक्टर है। मेन फैक्टर मुझे लगता है कि ट्रंप फैक्टर है, जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम